ये फ्रेंच हवेली खास जगह है। कुछ लोग इसे पहचान सकते हैं क्योंकि हम यहाँ 7 साल पहले भी आ चुके हैं। यहाँ गहराई से रिसर्च के बाद हमें कई ऐतिहासिक बातें पता चली जो हमने पहले नहीं देखी थीं। हमें वापस आकर फिर से फिल्माना पड़ा। हमें उम्मीद थी कि यहाँ कोई खंडहर मिलेगा या शायद कोई मरम्मत का काम चल रहा होगा, लेकिन नहीं। जब हम वहां पहुंचे तो सब कुछ पूरी तरह खुला था। हर एक दरवाजा खुला था और सब कुछ लगभग वैसा ही दिख रहा था जैसा 7 साल पहले था। करीब 20 साल से यहाँ कोई नहीं रहा। लग रहा था किसी ने इसे छुआ भी नहीं, और जितना देखा सब और अजीब लगता गया। यहाँ जो परिवार रहता था वे साधारण लोग नहीं थे। उनमें से आखिरी व्यक्ति लगभग नामुमकिन चीज का पीछा कर रहा था। इन कमरों में एक असली रहस्य छुपा हुआ है, और इस बार हमें लगता है कि हमने आखिरकार पता लगा लिया है कि यहाँ असल में क्या हुआ था। आइए अंदर चलते हैं। मैं इस खोज को लेकर और आपको ये घर दिखाने को लेकर बहुत उत्साहित हूँ, क्योंकि मेरे लिए यहाँ वापस आना सच में पुरानी यादों को ताज़ा कर देता है। और मैंने इस जगह के इतिहास के बारे में और भी बहुत कुछ पता किया है, और अब मुझे पता है कि ये परिवार 1639 से यहाँ है। मैंने यहाँ चरमराहट सुनी, उम्मीद है वजन संभाल लेगा। लेकिन आज मैं आपको इस घर के अंदर और बगीचे में भी ले जाऊंगा, क्योंकि ये इस परिवार की कहानी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और आपको मोरेल परिवार के बारे में सब कुछ बताऊंगा, जो यहाँ 4 सदियों तक रहा। इस घर के अंदर अंतिम व्यक्ति श्री एटियन के मरने से पहले। जिंदगी कितनी खूबसूरत है, और साथ ही साथ कितनी अनंत भी है। हमें हर एक पल का आनंद लेना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि मैं आपको ये अपनी बनाई गई वीडियो और उन रोमांचों के जरिए दिखा सकता हूं जिन पर मैं आपको ले जाता हूं। वो जोखिम उठाओ, कहीं जाओ, कुछ नया आजमाओ। मैं आपको बता रहा हूं, ये वाकई सार्थक है। घर पर ही रहना कोई फायदे की बात नहीं है। क्या आपने चर्च की घंटियां सुनी? वो कमाल था। मैं शुरू कर रहा हूं। मैं बस शुरू करने जा रहा हूं। उस बगीचे को देखिए जिसमें मैं अभी खड़ा हूं। अभी दोपहर के लगभग 4:30 बजे हैं, और आप देख सकते हैं कि यह परिवार यहाँ कैसे रहता था, और शायद यह भी समझ सकते हैं कि वे यहाँ 400 साल तक क्यों टिके रहे। क्योंकि मेरी राय में ये जगह वाकई शानदार है। जैसे यहाँ जो पहली इमारत हम देखते हैं, वह अलग बनी कोई सहायक इमारत है। यहाँ एक शानदार लालटेन भी लगी हुई है। शायद उनके पुराने घोड़ा गाड़ियों के पहिए यहीं छोड़ दिए गए हैं। मैं इस खलिहान के अंदर देखने जा रहा हूं। क्या मेरी पिछली खोज में मैंने कुछ छोड़ा तो नहीं है? यहाँ कई शराब की बोतलें पड़ी हैं। दर्जनों और दर्जनों खाली खाली शराब की बोतलें। ठीक है। और बहुत सारे औजार भी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं जो हमारी कहानी में कुछ जोड़ता हो। अरे वो देखो, वहां एक पुराना ग्राइंडिंग व्हील भी है। तो आप इस बेसिन को यहाँ पानी से भरते और फिर आप इस पहिए को घुमा सकते थे, और हाँ, चाकू वगैरह को घिस और तेज कर सकते थे। ये सब हाथ से घुमाया जाता था। जो लोग उस वीडियो में रुचि रखते हैं, जो मैंने यहाँ लगभग 7-8 साल पहले अपने भाई के साथ बनाई थी, मैं उसे लिंक कर दूंगा। मेरे प्यारे भाई मेरे साथ थे। हम फ्रांस यात्रा पर थे। क्या वो 2019 था? मुझे लगता है वो 2019 था, या शायद 2018 भी हो सकता है। मैं इस साल 29 का हो रहा हूँ, अब बूढ़ा हो रहा हूँ। मुझे इस पर यकीन नहीं हो रहा था। तब मैं सिर्फ 22 साल का था। मुझे वो लालटेन भी बहुत पसंद है जो उन्होंने यहाँ लगाई है। बस यूं ही यहाँ टंगी हुई है। अगर आप कार लेकर आए तो उसे कारपोर्ट के नीचे पार्क करें। और फिर, हाँ, बस शाम को रोशनी कर दी जाती थी। मेरा मतलब, मैं तो यहाँ ये घर खरीद ही लेता। शायद आप भी ऐसा करेंगे।
यह उनका एक छोटा बैठने का इलाका था जो अब पूरी तरह आईवी से ढक गया है। यही वो सामने वाला गेट है जिससे मैं अभी अभी इस प्रॉपर्टी के अंदर गया था। ठीक है, तो हाँ, मैं बस आपको इस जगह के बारे में बताना चाहता हूँ। आपको पिछला बगीचा भी दिखाना चाहता हूँ। फिर आपको इस शानदार हवेली का पूरा दौरा कराना चाहता हूँ। लेकिन मैंने ये भी देखा, और मैंने पिछली बार इसे ठीक से नहीं देखा था। यहाँ एक नौकरों का घर है। ये बाहरी मकान है। मुझे ठीक से नहीं पता क्या ये नौकरों का घर था या नहीं, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि उस समय इन लोगों के पास नौकर थे। मैं देख सकता हूं कि खिड़की खुली है, तो चलिए जल्दी से वहां अंदर चलते हैं। ये तो एक गेट हाउस जैसा लगता है, लेकिन ये साफ तौर पर कोई किला नहीं है। यह सब कुछ अभी भी पूरी तरह सजा है। मुझे ये बहुत अजीब लगता है। हाँ, तो शायद कोई गेट कीपर या कोई जो यहाँ ग्राउंड्स पर काम करता था, वो इसी छोटे से घर में रहता था जो यहाँ मुख्य हवेली के पास है। नहीं, माफ कीजिए, ये जुड़ा हुआ नहीं है। एक बिल्ट इन कैबिनेट, छत पर बहुत ही बदसूरत टाइल्स। लोग ऐसा करना क्यों नहीं छोड़ते? मेरा मतलब है, अब लोग ऐसा नहीं करते, लेकिन पहले के समय में लोग एक खूबसूरत सफेद छत को उन बदसूरत स्टायरोफोम टाइल से ढक देते थे। वाह, ये बहुत ही सकरा दरवाजा है। इसे देखिए, यह यहाँ से भी नहीं निकलता। क्या शानदार कमरा है जिसमें हम हैं। वाह, हाँ, यह निश्चित रूप से उस छोटे से आउटहाउस जैसा है जो किसी गेट कीपर या नौकर के लिए था, जो पहले इस परिवार के लिए काम करता था। जैसे उनकी मौजूदगी के लिए। शायद ये सदियों से यह रहा है। इस प्रॉपर्टी में उनका एक गेट कीपर था। उन्होंने यहाँ अपने समय में बहुत सुंदर प्राकृतिक दृश्य पेंट किए थे, जैसा कि आप देख सकते हैं। गेट कीपर का काम आखिर कितना होता होगा? शायद वे मैदान और घर का थोड़ा काम करते हैं। मुझे ठीक से नहीं पता। शायद वे यहाँ मुफ्त रहते हों। पीछे एक छोटा ब्रेड ओवन है। सामने की तरफ एक खूबसूरत कास्ट आयरन ओवन है, और जाहिर है उसके बगल में वही पारंपरिक गद्देदार फ्रेंच कुर्सियों में से एक है। और फिर एक बहुत बड़ी अलमारी है। यह वास्तव में एक बहुत अच्छा घर है जो वहां मुख्य घर के बगल में है। मुझे ये बेंच भी पसंद है। इस पर बेहतरीन कपड़े हैं। ठीक है। वाह, और फिर यहाँ घर का सामने वाला हिस्सा है। एक बिल्कुल खूबसूरत प्रॉपर्टी जो यहाँ पर खड़ी है। मैं मजाक नहीं कर रहा। यह 1639 से यहाँ है, यानी लगभग 400 साल हो गए हैं, और पूरे समय में सिर्फ एक ही परिवार ने यहाँ निवास किया है। मुझे यकीन ही नहीं होता कि आपके पास 400 साल पुराना इतिहास हो सकता है। हाँ, हम यही देख सकते हैं। यह संभव है, और दुर्भाग्यवश कभी कभी ये बिखर भी जाता है, और यही उस सच्चाई का अंतिम परिणाम है। चलिए जानते हैं कि यहाँ असल में कौन रहता था, क्योंकि इसका इतिहास हमारी सोच से कहीं गहरा है। दरवाजे के ऊपर एक नक्काशीदार पत्थर था जिस पर 1639 लिखा था। जरा अंदाजा लगाइए, 1639 में फ्रांस पर अभी भी लुई 13वें का शासन था, और उसी परिवार ने इस जगह को लगभग 400 सालों तक अपने पास रखा। मॉरल्स, आप तुरंत बता सकते हैं कि वे किसान नहीं थे। यह फ्रांसीसी दीवानी कानून, अनुबंध, दायित्व और कंपनी कैसे बनाएं, इन सब से भरी नोटबुक्स है। यह कोई वकील था, वकील और संगीतकार, पीढ़ी दर पीढ़ी पढ़े लिखे लोग। लेकिन घर का वारिस बनने वाला आखिरी व्यक्ति इस परंपरा को तोड़ दिया। वह एतियेन था, एक रसायनज्ञ। पेरिस में करियर बनाने के बजाय वह घर लौटा और अपने घर को निजी प्रयोगशाला बना लिया। उसे एक जुनून था, बनफशे की खुशबू, उसे हूबहू कैद करना, ठीक वैसे ही जैसे प्रकृति ने उसे रचा था। लेकिन बात यह है कि एटीएन का काम वाकई मायने रखता था। उसकी योगदानों ने इत्र की दुनिया में कई असली खोजों को जन्म दिया। संभव है
आज आप जो खुशबू लगा रहे हैं, उसमें एटीएन की 100 साल पुरानी खोज का योगदान हो, जो उन्होंने घर में की थी। एटीएन यहाँ बहुत समय पहले रहते थे, 1800 के दशक में, और फिर शुरुआती 1900 के दशक तक। बाद में इस जगह का कुछ समय छोटे संग्रहालय के रूप में भी इस्तेमाल हुआ। 2009 में यहाँ सन्नाटा छाया। अब सिर्फ एक चीज बची है, एक पत्र जो सेलिन गाय नाम की महिला के नाम लिखा गया था। यहाँ उन आखिरी दशकों में क्या हुआ और यहाँ बिल्कुल ऐसा क्या बचा है, ये अब भी हमारे लिए एक रहस्य है। ठीक है, चलिए बगीचे में और आगे चलते हैं। तो जो लोग सबसे पहले यहाँ बसे थे, वे सिर्फ साधारण किसान या ऐसे ही कुछ नहीं थे। ये शिक्षित लोग थे जो यहाँ आए थे और इन्हें फ्रेंच में बुलाया जाता था। फ्रेंच में उन्हें शिक्षित लोग कहते हैं, और शिक्षित लोग का मतलब था वे लोग जो विश्वविद्यालयों में पढ़ाई कर रहे थे और खुद को शिक्षित कह रहे थे, जैसे कि आम वर्ग से अलग। लेकिन इस हवेली के लिए ये सच था, और यहाँ रहने वाले लोग आमतौर पर या तो कानून में काम करते थे या वे कीमियागर थे, खासकर वे लोग जो बाद में इस घर में रहे। यहाँ रसायनज्ञ, कीमियागर और इसी तरह के लोग थे। मुझे ये हवेली पीछे की तरफ से भी बहुत पसंद है, जहां ये बड़ी बड़ी चिमनियां दिख रही हैं। उधर देखो, वो एक चर्च का टावर है, और यहाँ पीछे के आंगन में भी एक और टावर है, जिसका उद्देश्य मुझे पूरी तरह से पता नहीं है। क्या ये किसी और चीज से जुड़ा हुआ होगा जो हमने पहले नहीं देखी? चलो अंदर जल्दी से एक नजर डालते हैं। तो हाँ, इस समय यह किसी तरह का सामान रखने वाला शेड लगता है। ठीक है, मैं देख रहा हूं कि वहां कुछ कांटेदार तार लटक रही है। दिलचस्प। मैं बस ऊपर जाना चाहता हूं। मैं देखना चाहता हूं कि इस टावर में क्या है। ठीक है। आमतौर पर ये सब चीजें हवेली की मरम्मत के लिए ही हैं। आप देख सकते हैं, ये प्लास्टिक से बने हुए हैं। अगर आप इन्हें किसी इमारत के किनारे देखें, तो जान जाएंगे। ये संरचनात्मक हिस्से हैं जिनके बीच से एक बीम गुजरती है, जो इमारत को सहारा देती है और गिरने से रोकती है। ठीक है, चलिए ऊपर चलते हैं। हे भगवान, ये मुमकिन नहीं है। ओहो, मुझे यहाँ ऐसी कोई चीज मिलने की उम्मीद नहीं थी। जो लोग नहीं जानते कि हम अभी क्या देख रहे हैं, ये असल में एक पक्षी घर है। और हाँ, ऐसी चीज कुछ किलों में भी देखने को मिलती है। मैंने फ्रांस में कुछ किले और भव्य हवेलियां देखी हैं, जिनके बगीचे में इस तरह के टावर होते हैं, और फिर पक्षी यहाँ आकर घोंसला बनाते हैं। मैं देख रहा हूं कि अभी इस टावर में कोई भी पक्षी घोंसला नहीं बना रहा है, लेकिन शायद अभी घोंसला बनाने का मौसम नहीं है। वाह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं ऐसा कुछ देखूंगा। और छत की बनावट को भी देखिए, ये अभी भी बहुत अच्छी हालत में है। ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं थोड़ा हैरान हूं कि मुझे ये इस तरह मिला। जब मैं 7 साल पहले यहाँ पहली बार आया था, तब मैंने कभी नहीं देखा था कि पिछवाड़े में इतना बड़ा पक्षी टावर है। ये दीवार में फंसी हुई ये पत्रिकाएं कौन सी हैं? ये 1954 की हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। चलिए इस पर ध्यान देते हैं। स्पेक्टेकुलर। वाह, स्पेक्टेकुलर की 12 पेज की पत्रिका। स्पेक्टेकुलर। और इसमें बाहर देखने के लिए एक छोटी सी खिड़की भी है। लेकिन मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि हम हवेली के अंदर चलें और आपको वो जगह दिखाएं और उसकी कहानी के बारे में और बताएं। अंदर जाने से पहले मैंने तय किया कि मैं बगीचे में थोड़ा और घूमूंगा, ताकि देख सकूं कि यह जगह वास्तव में कितनी बड़ी है, क्योंकि मुझे कभी भी इस बगीचे के आकार का सही अंदाजा नहीं हुआ। अरे, यहाँ बाहर भी आपने बाड़ लगाई है। वाह, इनके पास बहुत बड़ी जमीन थी।
ये जमीन है, कमाल से भी बढ़कर। मैं एम्स्टर्डम शहर में बस कुछ वर्ग मीटर के लिए ही लड़ रहा हूँ, और देखिए यहाँ गांव में लोगों के पास क्या-क्या है। क्या ये बिल्कुल अद्भुत नहीं है? यहाँ पिछवाड़े में ये खूबसूरत पेड़ भी है, और किसी वजह से उसके बीच से बिजली की लाइन भी गुजर रही है, और पिछवाड़े में एक शानदार पेड़ है। शायद उन्होंने इसे अभी लगाया है। उन्होंने ये घर 400 साल पहले खरीदा था, और तब से ये यहीं खड़ा है। ये कमाल है। ठीक है, चलिए इस जगह के अंदर चलते हैं, और मैं आपको कुछ ऐसा दिखाने वाला हूं जिसे देखकर आप बिल्कुल यकीन नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि ये जगह सचमुच हमेशा खुली रहती है, तो क्या इस घर में घुसने का कोई रास्ता हमेशा रहता है? क्योंकि समय के साथ ये पूरी दीवार यहाँ क्योंकि समय के साथ ये पूरी दीवार यहाँ घर से बाहर गिर गई। आप ऊपर खिड़की देख सकते हैं, यहाँ सीढ़ियां हैं, और इससे इस संपत्ति में एक तरह का प्राकृतिक प्रवेश द्वार बन गया। यहाँ आप अभी भी दीवार का बचा हुआ हिस्सा देख सकते हैं। मैं सचमुच अभी दीवार को पकड़कर इस घर में जा रहा हूँ। वाह, ये तो सीढ़ियों का रास्ता है। हम ऊपर जाने वाले हैं, आप अभी देखेंगे। लेकिन पहले हम नीचे का हिस्सा देखेंगे। मैं बाईं ओर को बात के लिए छोड़ रहा हूं, क्योंकि वह एटीएन का कार्यक्षेत्र है। और यह दाईं ओर हमें घर के अंदर एक बहुत ही सुंदर डाइनिंग स्पेस में ले जाती है। तो मोरेल परिवार जो यहाँ रहता था, वे यहाँ 400 साल से भी ज्यादा समय से रह रहे हैं, और यहाँ रहने वाले सभी लोग शायद इन गलियारों से होकर गुजरे होंगे। मुझे ये भी बहुत पसंद है कि 7 साल तक छोड़े जाने के बाद भी ये प्रॉपर्टी अभी भी काफी अच्छी हालत में दिखती है। मेरा मतलब है, कांच टूटा नहीं, कोई तोड़-फोड़ नहीं हुई, दीवारें साफ हैं, हालत अच्छी है, झूमर भी अभी लटके हैं। और यही चीज मुझे देखना बहुत पसंद है। मुझे इन छोड़ी गई प्रॉपर्टीज के लिए ऐसा सम्मान देखना अच्छा लगता है, क्योंकि सच कहूं तो ये वाली काफी मशहूर है। और हाँ, बस यही है। यह कई लोग अलग-अलग समय पर आ चुके हैं। खूबसूरत फायरप्लेस जो कमरे के बीच में कोने में खड़ी है। ये एक संगमरमर की फायरप्लेस है। नहीं, यह पत्थर की फायरप्लेस है। वाह! यहाँ कुछ डिब्बे रखे हैं। और फिर ये दराजें, ये बहुत प्यारा है। वहां कोने में कुर्सी रखी है। वाह! अब यहां भी हमारे पास एक डेस्क एरिया है, जहां मैं थोड़ा काम कर सकता हूं। और फिर जाहिर है, इन शानदार कुर्सियों के बिना कोई फ्रेंच घर कैसा? इस घर के अंदर ऐसी खूबसूरत गद्देदार सैलून कुर्सियां थीं। वाह! आप यहाँ दीवार पर भी देख सकते हैं कि उन्होंने इस कमरे को सजाने और इसे बहुत खास बनाने के लिए बहुत सुंदर वॉलपेपर का इस्तेमाल किया है। और यही मुझे कहानी के पहले हिस्से तक ले आता है, और वो है एतियेन के पूर्वज और पूर्वजाएं। एतियेन तो बाद की पीढ़ी में हुए। वो करीब 1900 के आसपास हैं। उनका जन्म 1950 में हुआ था, और वो शुरुआती 2000 के दशक में गुजर गए। लेकिन उनके पूर्वज और पूर्वजाएं, वे रंग बनाने के रसायन, विज्ञान और रसायनों में गहराई से लगे हुए थे। और 1800 के दशक में फ्रांस में रंग बनाने का व्यवसाय उभरता हुआ कारोबार था। और वे ही लोग थे जिन्होंने कपड़े और वस्त्र बनाने के लिए जरूरी सभी रंगों का आविष्कार किया था, और साथ ही बेशक रंगों का भी, जैसा कि हम यहाँ वॉलपेपर और कपड़ों पर देख सकते हैं, जैसे नीचे वाली बैठक की कुर्सी पर। वाह! यहाँ अभी भी कुछ कुर्सियां रखी हुई हैं। तो ये लोग, वे फ्रांस में आई क्रांतियों के लिए मूल रूप से बहुत महत्वपूर्ण थे। रंगों के निर्माण का किसी से कोई संबंध नहीं है। ये एक तरह से रसायनज्ञों और वैज्ञानिकों के एक समूह से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने इसे दशकों में विकसित किया, और उस आविष्कार में बहुत से लोगों ने भाग लिया। किसी कारणवश, माफ कीजिए, हम बस एक बेडरूम में चले गए। और ये बेडरूम
यह थोड़ा अजीब सा लग रहा है क्योंकि ठीक यहीं बाहर का दरवाजा है और फिर यहाँ लिविंग रूम के बिल्कुल पास हमारे पास एक बेडरूम है। लेकिन ये वही बेडरूम हो सकता है जहाँ एटिएन अपने जीवन के आखिरी दिनों में सोया करते थे। मेरा मतलब है, जब उनका निधन हुआ तब वो इतने बूढ़े नहीं थे, तो मैं मानता हूं कि वो ऐसे नहीं थे कि चल फिर नहीं सकते थे या कुछ ऐसा। यहाँ एक सिलाई मशीन है जैसी फ्रेंच जगहों पर होती है और यह भी बहुत बढ़िया है। आप देख सकते हैं कि उन्होंने वॉलपेपर के पीछे अखबार लगाए हैं और ये नया वॉलपेपर है और फिर इसके ठीक पीछे पुराना वॉलपेपर है। हम यहाँ तक देख सकते हैं कि उन्होंने यहाँ वॉलपेपर कब लगाया था। यहाँ 1975 लिखा है, तो जो नीचे वाला है वह शायद ऊपर वाले से काफी पुराना है। आप देख सकते हैं कि बाद में जोड़ी गई केबल और बिजली की वायरिंग भी दिख रही है। यह बिजली के सॉकेट्स के चारों ओर जो चमड़े का टुकड़ा कीलों से ठोंका गया है, आज अगर बिजली का निरीक्षण हो तो शायद मंजूर न हो, पर तब यह इन लोगों के लिए ठीक था। वह एक नाइट स्टैंड है जिस पर अब भी फूल वगैरह सब कुछ रखा हुआ है। लो वीत आथ्रावेर लेजाज। वहां लिखा है युगों के पार। मुझे एक पल के लिए उसके बारे में सोचना पड़ा। और यहाँ एक खूबसूरत रॉकिंग चेयर भी है। यह निश्चित रूप से एक संगमरमर की इटालियन फायरप्लेस लगती है। जब भी मैं इन्हें इन जगहों पर पाता हूं, ये हमेशा टूटी हुई ही मिलती हैं। वाह, ये फायरप्लेस ब्लेड बहुत शानदार है। यहां तक कि ये आईना भी टूटा हुआ नहीं है। ऐसा लगता है कि यह किसी तरह की ओक की लकड़ी से बना है। अंदर एक खूबसूरत आईना है और फिर ऊपर की तरफ एक कुलचिन्ह है। ये इस परिवार में, हाँ, दशकों और दशकों तक रहा हो सकता है। लेकिन दुर्भाग्यवश ये घर भी अपनी उम्र और समय के साथ अपनी जर्जरता दिखा रहा है और ये मेरे लिए काफी दुखद है। तो हमारे पास यहाँ क्या है? ये कमरा क्या है? हॉलवे में एक छोटी लालटेन लटक रही है। ये किसी तरह का रसोई घर लगता है। यह आप भी देख सकते हैं कि 1977 के उखड़े हुए अखबार यहां लगे हुए हैं, पर शायद वे घर को फिर अखबारों से सजा रहे थे। हाँ, और यहाँ नीचे भी एक बेसिन है। क्या यहाँ भी अखबार है? नहीं, यह तो स्टाइल है। ठीक है, मुझे लगा कि यह, मेरा मतलब है, मुझे लगा कि यह वॉलपेपर है। यहां से सीधे बाहर देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक बहुत खास कमरे में ले चलूंगा। ऊपर वाले बेडरूम को छोड़कर यह मेरा पसंदीदा कमरा है और यह सभी लोगों एटीएन का कार्यस्थल था। वो अपनी नोट्स में इसका बहुत जिक्र करते हैं। वो इसे घर में अपना कमरा बताते हैं और शायद यही वो कमरा है जहां उन्होंने सबसे ज्यादा समय बिताया। तो जहां उनके माता-पिता, दादा-दादी और इस परिवार से जुड़े सभी लोग रंजकों के निर्माण और उन पर शोध में लगे हुए थे, वहीं एतियन ने जीवन में एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना। लेकिन एतियन, वे इत्रों के शोध में चले गए और अपने जीवन काल में उन्होंने बहुत सारे इत्र बनाए। और मुझे लगता है कि मैंने उनकी नोट्स में भी पढ़ा था कि वे वॉयलेट की खुशबू का अध्ययन कर रहे थे और यह जानने की कोशिश कर रहे थे कि उन प्राकृतिक खुशबुओं को रासायनिक रूप में कैसे लाया जाए। मुझे लगता है ये एक सुंदर विज्ञान है जिसमें इंसान खुद को लगा सकता है और अपना जीवन समर्पित कर सकता है। आप देख सकते हैं कि उनके कुछ काम करने के औजार अभी भी यहाँ पड़े हुए हैं। उनकी सारी फाइलें, टेस्ट ट्यूबें और ऐसी हर चीज जिससे वे अपने परफ्यूम बनाते थे और अपना सारा काम करते थे, यहाँ मौजूद हैं। ये भी शायद उन कारणों में से एक है जिसकी वजह से ये व्यक्ति फ्रांस के ग्रामीण इलाके में ही रहा और पेरिस जैसे शहर में नहीं गया। उन्हें यहाँ शांति मिलती थी, बगीचा था जहां वे परफ्यूम तैयार कर सकते थे, समय था, सुकून था और वे सीधे अपने घर से ही काम करते थे, किसी बड़े लैब की बजाय। ये कमाल है। और उन्होंने अपना सारा समय यहाँ इसी कमरे में अपने प्रयोगों पर काम करते हुए बिताया।
एक धातु का झूमर यह छत से लटका हुआ था और ऊपर यह शानदार शानदार लकड़ी की नक्काशी थी। और फिर यह एक बैठने की जगह भी थी, पीछे एक बिल्ट इन कैबिनेट के साथ। मेरा मतलब है बिल्ट इन कैबिनेट्स। आप इन्हें फ्रांस में बहुत देखते हैं, ये हर जगह हैं। अब इसमें उतना ज्यादा नहीं है। और फिर से जाहिर है एक फायरप्लेस, एक संगमरमर का फायरप्लेस। यह किस तरह का कमरा है? मुझे लगता है कि ये उनके काम करने के क्षेत्र का हिस्सा था, लेकिन किसी समय ये रसोई का क्षेत्र भी रहा होगा। आप देख सकते हैं कि फायरप्लेस अभी भी यहाँ है, लकड़ी अभी भी इसके पास रखी है, और ये ऐसा लगता है जैसे ये फायरप्लेस इसी घर के लिए सालों पहले बनाया गया था और इसे कभी बदला नहीं गया। एक विशाल लकड़ी की बीम यहाँ इमारत की पूरी लंबाई में लगी हुई है। और ये क्या है? दीवार में ये छोटी छोटी जगहें दिख रही हैं। ये प्यारा है। वाह! हाँ, ये जरूर कभी रसोई का इलाका रहा होगा उस जमाने में। मैं यह पीछे भी देखना चाहता हूं। ये पूरी इमारत सच में अभी गिर रही है। ये लकड़ी रखने की जगह और घर के लिए बने दूसरे भंडारण वाले हिस्से हैं। कोई इंसान पूरी जिंदगी सिर्फ एक फूल की खुशबू के लिए क्यों दे सकता है? इसे समझने के लिए आपको वॉयलेट फूल समझना होगा। इतिहास में बहुत कम फूल ऐसे रहे हैं जिन्हें इतना प्यार मिला हो या जिनकी खुशबू को कैद करना इतना मुश्किल रहा हो। फ्रांस में वॉयलेट केवल फूल नहीं था, ये खुद नेपोलियन का गुप्त प्रतीक था। 1814 में निर्वासन के समय नेपोलियन ने अनुयायियों से वादा किया कि वह वॉयलेट्स के साथ लौटेंगे, और उसके बाद से उनके समर्थक पूरे देश में एक दूसरे को चुपचाप पहचानने के लिए एक फूल पहनते थे। उनकी दूसरी पत्नी मैरी लुइस पार्मा की डचेस बन गईं और उन्होंने वॉयलेट्स को अपने शहर का प्रतीक बना दिया। 19वीं सदी तक यह यूरोप में सबसे फैशनेबल खुशबुओं में से एक बन गई थी। लेकिन एक समस्या थी, प्राकृतिक इत्र बनाना बेहद मुश्किल था। व्यापार के चरम पर भी 1 किलो तेल बनाने के लिए करीब 33,000 किलो वायलेट फूलों की जरूरत होती थी, जबकि गास के आसपास की बागानें हर साल सैकड़ों टन फूलों का आसवन करती थीं। इंसान की मांग प्रकृति की आपूर्ति से आगे बढ़ गई थी, और इस तरह 1893 में 2 जर्मन रसायनज्ञ टिमैन और क्रूगर ने आखिरकार एक यौगिक जिसका नाम आयोनन था से प्रयोगशाला में इस खुशबू को फिर से बना लिया। ये उपलब्धि आधुनिक इत्र उद्योग के निर्माण में सहायक रही। फिर भी वॉयलेट ने एक आखिरी राज छुपाया। वहीं अणु इसकी खुशबू लाने के साथ इंसान की सूंघने की क्षमता भी बंद कर देता है। आप इसे सांस में लेते हैं, ये पल में गायब हो जाता है, फिर धीरे धीरे लौटता और फिर से फीका पड़ जाता है। ऐसा इत्र जो हाथ में थामे हुए भी गायब हो जाता है। वही गायब खुशबू जिसे सम्राटों और रसायन शास्त्रियों ने खोजा। एतियेन ने घर के अंदर खुद को बंद करके उसे पकड़ने की कोशिश की थी। ठीक है, हम इसे आजमाने जा रहे हैं। हम ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है ये इतना बुरा नहीं है, लेकिन जो ऊपर अगले माले तक जाता है, जिसे हम बाद में लेना चाहते हैं, वो बहुत ज्यादा खराब है। क्या ये सच में स्थिर है? देखो कितना स्थिर है, उस पर चलो। कोई दिक्कत नहीं। ये दीवार में भी लगा है। शायद, मेरा मतलब, अभी वहां एक वाइन की बोतल रखी है। उस पेंटिंग को देखो जो अब भी यहां टंगी हुई है। इतने समय में वो कैसे बची रह गई? वाह, इसे देखो। यह सचमुच उसी शहर की एक ड्राइंग या पेंटिंग है। और यहां ये रहा चर्च। और फिर ठीक चर्च के पास, नहीं, ये इसी तरफ है या इस तरफ, मुझे पूरी तरह से यकीन नहीं है। यही वो घर है जिसमें हम अभी हैं। ये वाकई बहुत दिलचस्प है। तो किसी ने कभी इस जगह पर इस घर की तस्वीर बनाई थी। और हां,
ये उसका नतीजा है। आप सच में पिछवाड़े देख सकते हैं। ये सच में नजारे वाला कमरा है ना? मुझे ऊपर जाने से डर लग रहा है। वो बहुत भयानक होगा। ठीक है। यहाँ तक कि यहाँ भी खलिहान। वाह, सब कुछ ढह रहा है और सब कुछ बिखर रहा है। ठीक है, चलो यहाँ ऊपर चलते हैं और देखते हैं। इसे देखो। ये बच्चों का बेडरूम है। छोटी पढ़ाई की मेज अब भी यहाँ है। एटीएन के बच्चों का क्या हुआ पता नहीं, क्योंकि उनकी मृत्यु 2000 के दशक में हो गई थी। उस कहानी पर अभी आता हूं। मुझे नहीं पता कि उनके बच्चे अभी जीवित हैं या नहीं, लेकिन सबसे अधिक संभावना है कि उनके बच्चे थे, क्योंकि घर में बहुत जीवन था। पर वे यहाँ क्यों नहीं आते और घर को यूं ही क्यों छोड़ गए, ये मेरे लिए रहस्य है। यहाँ हमारे पास अभी भी सजा हुआ बिस्तर है, जिसके बगल में नीला बेडपैन रखा है। यह बहुत शानदार है। यहाँ की छत पूरी तरह गिर चुकी है। वाह। मेरे हिसाब से ये शायद 5 साल और टिकेगा और फिर ये पूरा घर शायद गिर जाएगा। अरे सब लोग! बिस्तर की चादरों से भरी अलमारी। आओ इसे बंद कर दें। तो हाँ, इस कमरे के अंदर ये वॉलपेपर शानदार है। उसे देखो। चलो अभी हॉलवे से चलते हैं। आइए, मैं आपको ऊपर वाले बेडरूम दिखाता हूं और हम शुरू करेंगे मेरे पसंदीदा बेडरूम से। और मुझे लगता है कि ये अब भी छोड़ी हुई जगहों में मेरे सबसे पसंदीदा बेडरूम में से एक है। ये निश्चित रूप से घर का मास्टर बेडरूम है और ये इस परिवार के बारे में बहुत कुछ बताता है। ये परिवार की शालीनता, रंग बनाने के काम में बिताए गए वर्षों को दिखाता है। आप इस कमरे के रंगों में इसे देख सकते हैं। मैं इस घराने की कहानी के अंत पर आ गया हूं। एतियन के साथ क्या हुआ? मैं इस घराने के अंत को लेकर पूरी तरह निश्चित नहीं हूं, लेकिन गांव वालों से सुना है कि एतियन की मौत इसी घर में 2000 के दशक में रासायनिक दुर्घटना में हुई थी और उस समय उनकी उम्र लगभग 50 से 87 के बीच रही होगी। तो मेरा मतलब है, जिसने उनकी जिंदगी बनाई, आखिरकार उसी ने उनकी जान भी ले ली। यह दिलचस्प है। मुझे उनके लिए अफसोस है, लेकिन मुझे लगता है, यहाँ इस आदमी की जिंदगी बहुत अच्छी रही होगी। क्या ये हर किसी का सपना नहीं है कि वो ऐसी बिस्तर पर सो सके? ये बुरा तो हो ही नहीं सकता। अब भी बहुत शानदार तरीके से बना हुआ है। पर्दे खींचकर आप खुद को पूरी तरह घेर सकते हैं, जैसे फिर से बच्चे बन गए हों। ये एक छोटी सी, हाँ, झोपड़ी जैसी है, जिसे आप अपने लिए बनाते हैं और जिसमें आप रात को छुप सकते हैं। उसके पास साइड टेबल भी अब भी रखी है। वो किस तरह की किताबें पढ़ रहा था? नहीं, मैं इससे कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। हाँ, वाह, शानदार नाइट स्टैंड। नीचे कई दराजें हैं। ये बिस्तर मुझे बेहद आकर्षित करता है। फूल और वहां ऊपर की सारी चीजें। और यहाँ हमारे पास उनका डेस्क है, जिस पर कुछ संगीत पत्र हैं, डीट्रिक एंड कंपनी इन ब्रसल्स के। और जाहिर है, इस घर के लोग और शायद एटिएन भी पियानो और वायलिन जैसे वाद्य यंत्र बजाते थे और ऐसी ही दूसरी चीजें भी। वे बहुत पढ़े लिखे थे, इसलिए ये हमेशा उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। कोने में सुंदर कुर्सी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, घर में जितनी भी कीमती चीजें थीं, जैसे इन घड़ी के डायल के अंदरूनी हिस्से, वे सब चुरा ली गई हैं। मैं समझता हूं कि 7 साल बीत जाने के बाद लोग यहाँ आते हैं, ये देखते हैं और सोचते हैं कि वे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, इसके ऊपर शायद कोई मूर्ति रही होगी। संभवतः जब मैं 7 साल पहले यहाँ था, तब यहाँ थी, लेकिन अभी यह चोरी हो चुकी है। ये थोड़ा दुखद है, लेकिन मैं समझता हूं। और यहाँ हमारे पास एक संगमरमर की फायरप्लेस है,
जिसके ऊपर बने हुए शीशे लगे हैं, और आमतौर पर यहाँ दरवाजे के ऊपर एक सजावटी पैनल होता है या फिर फायरप्लेस के ऊपर ऐसा ही हिस्सा होता है जिसमें एक पेंटिंग लगी होती है। आप यहां भी देख सकते हैं कि कैनवस को काट दिया गया है, मुझे लगता है, और जो पेंटिंग यहां हुआ करती थी वह चोरी हो गई है। ये कमरा कहां कौन सा है मुझे ये याद नहीं है, लेकिन ये किसी ध्यान कक्ष या कला कक्ष जैसा लग रहा है। और यहाँ घर में कोई न कोई निश्चित रूप से चित्रकार था। जैसा कि आप देख सकते हैं, उन्होंने चर्च बनाया है और शायद यहीं बगीचे से बनाया होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यह उनका खलिहान है। ये शायद यहाँ पर पक्षी यानी चिड़ियों का घर है। और जब बगीचे की पूरी कटाई हो जाती थी तो आप पिछवाड़े से पूरी चर्च देख सकते थे। यह कमाल है, सब कुछ वैसा ही है। और फिर यहाँ हमारे पास एक और चित्र है और उसे मैं अभी पूरी तरह समझ नहीं पा रहा हूं। यह कुछ और संगीत के नोट्स और चीजें पीछे छूट गई हैं। वाह, क्या जगह है! उन्होंने पूरा हॉलवे खूबसूरत फूलों के पैटर्न से सजाया था, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं। यह बहुत खास है। यहाँ रहना बहुत आरामदायक महसूस होता है। हमारे पास एक और कमरा है जिसमें एक बेड पैन और सारी चीजें वही हैं, और बिस्तर के पास कुछ फूल भी रखे हैं। इस घर में कुछ कमरे हैं। ये सबसे बड़ा नहीं है, पर अच्छी साइज का है। मैं कहूंगा तो ये कुर्सी, ये लाउंज चेयर, जिसे मैं आमतौर पर घर के बगीचे में होने की उम्मीद करता, लेकिन किसी वजह से ये यहाँ बेडरूम में रखी हुई है। खुली हुई बीमें हमें ये पूरे घर में हर जगह दिखाई देती हैं। ये बहुत सुंदर व्यवस्था है। वाह, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह चीज यहाँ पर क्या है। ये कोट हुक जैसा दिखता है, पर ऐसा नहीं है। शायद ये लैंप होल्डर जैसा कुछ हो सकता है, मुझे पता नहीं। और ये हवेली का सबसे दाहिना कमरा है, और मुझे ये भी बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें दीवार में वो खास फ्रेंच आला है जहां बिस्तर रखा जाता था, लेकिन बिस्तर अलग जगह रखा है। एक खूबसूरत फ्रेंच बिस्तर भी है, उसके ऊपर फ्रेंच क्राउन भी है। इसे देखो, क्या ये एक मास्टरपीस नहीं है? यहीं बगल में एक बाथरूम है, एक बहुत ही शानदार बाथरूम। ये बहुत सुंदर है। बाथरूम पूरी तरह वॉलपेपर से ढका है। आजकल कोई भी समझदार इंसान बाथरूम में वॉलपेपर नहीं लगवाएगा। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए मुझे खेद है, लेकिन यही मेरी राय है। अगर आपके पास भी ऐसा है तो मुझे बताएं कि क्या आपके बाथरूम में वॉलपेपर लगा है। कृपया एक कमेंट छोड़ें और मुझे ईमेल के जरिए एक तस्वीर भेजें, क्योंकि मैं वो देखना चाहूंगा। वो जरूर शानदार होगा। और फिर यहाँ एक और पढ़ाई की मेज है जो अभी पूरी तरह से सड़ चुकी है। ऊपर से छत गिर रही है। वाह, एक फूल और सब कुछ। अरे, यह पीछे फ्रेंच झंडा है। अच्छा है। यह नीचे एक संगमरमर का फायरप्लेस भी है। मुझे लगता है कि यह गनर शो के लिए बंदूक का होल्स्टर है। मेरे लिए यह सोचना भी अजीब है कि इतने समय बाद हवेली इतनी अच्छी दिखती है। मुझे लगता है ये गांव की वजह से है। लोग इस जगह का ध्यान रखते हैं। वे आपको यहां आने से नहीं रोकते, पर जब आप यहां अंदर होते हैं तो वे जरूर देखते रहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। और मेरी राय में यह अच्छी बात है। यह बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब अगली मंजिल पर जाने की कोशिश करने का समय आ गया है। और मैं बस सोच रहा हूं, मैं ये कैसे करने वाला हूं। तो मेरा मानना है कि मैं इसे जिस तरह से करूँगा, देखिए, ताकि आप लोग देख सकें कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं इसे जिस तरह से करूँगा वो ये है। मैं सीढ़ियों से नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये सीढ़ियां, अब तो लगभग हैं ही नहीं। यह चर्च की घंटी फिर से बज रही है। मैं इसे पकड़ूंगा और फिर ऐसे घूम कर आऊंगा और फिर
ऐसे चढ़ूंगा। लेकिन इस सब का मजेदार हिस्सा ये है कि मुझे ये सब कैमरे के साथ करना है। मैं आपको चढ़ाई की क्लास दे रहा हूं, अगर आप यहां आना चाहें। मैं तीसरी मंजिल देखना चाहता हूं। शायद ये इसके लायक नहीं है। ठीक है, चलो अब इसे कैमरे के साथ करने की कोशिश करते हैं और ये और भी मजेदार होने वाला है। उफ, ठीक है, हाँ, ऐसे ऐसे। ये थोड़ा मुश्किल है। मुझे लगता है कि मुझे अभी सीढ़ी पर चढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, हमने कर दिखाया। और देखो हम अभी कहाँ खड़े हैं। यहां से आप सचमुच इस जगह का बाहरी हिस्सा देख सकते हैं। ये तो कमाल है। ऐसा लग रहा है कि हम ऊपर की अटारी जैसी किसी जगह में आ गए हैं। अटारी। मैंने सोचा था यहाँ और भी कुछ होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ कुछ पुराने बिस्तर रखे हैं। कुछ कुर्सियां भी हैं, जिन्हें शायद घर में अब जरूरत नहीं थी। हाँ, कुल मिलाकर बस हाँ, एक अटारी है। अटारी की जगह है। यहाँ तक कि पुराना बेड फ्रेम और सब कुछ भी रखा है। संभवतः 4 खंभों वाला पलंग लगाने से पहले उनके पास ये बिस्तर थे। और दर्जनों दर्जनों संगीत की स्वरलिपियां अब भी वहां फर्श पर पड़ी हुई हैं। 7 साल बाद आप वापस आते हैं और फिर आपको कुछ पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। आपके पास एक नई कहानी होती है। मुझे लगता है कि यहां फिर से आना वाकई शानदार था और मुझे उम्मीद है कि आपने इसका आनंद लिया। जो यात्रा मैंने आपको इस हवेली के माध्यम से करवाई और उससे जुड़ी कहानी। और इसी के साथ आप वीडियो के अंत तक पहुंच गए हैं। तो शायद आप नियमित दर्शक हैं। लेकिन भले ही आप नियमित दर्शक हों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया है तो नीचे चेक करें, क्योंकि कभी-कभी यूट्यूब आपको चैनल से अनसब्सक्राइब कर देता है। हमारे लिए जरूरी है कि ये वीडियो सब देखें, जिससे हम दुनिया भर के रोमांचों पर जा सकें। करीब 70% लोग जो वीडियो देखते हैं, उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। ये मेरे लिए बहुत हैरान करने वाला आंकड़ा है। इसे कम होना चाहिए और हम 1 मिलियन सब्सक्राइबर तक पहुंचना चाहते हैं। तो इस हफ्ते का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। इसे लाइक करें, नीचे कमेंट करें और मैं आपको अगले हफ्ते एक और शानदार खोज यात्रा में मिलूंगा। अलविदा।